नमस्कार, जोहार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। मैं अभी 2 दिन एब्सेंट था, लेकिन आज से ये क्लास रेगुलर रहेगी। तो अभी मॉर्निंग सेशन में हम लोग पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और इवनिंग सेशन में हम लोग झारखंड से संबंधित कुछ अध्यायवार सेक्शन को लाएँगे, क्योंकि उसमें मैंने 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिया है, वो काफ़ी है। अब पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए। आप लोग कहते हैं कि नया प्रैक्टिस सेट लाइए, ये नया प्रैक्टिस सेट ही है। बाज़ार में जो उपलब्ध नया प्रैक्टिस सेट है। और आप सभी यहाँ से उड़ान का बात कर रहे थे, तो ये उड़ान का प्रैक्टिस सेट मैं ला रहा हूँ। आप देखिए, और प्रैक्टिस पेपर 1 जो है वो पूरा उड़ान से ही करवाया था। आगे अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये जानिए कि जेपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है, कंडक्ट करा रही है, उसका टेंटेटिव डेट जो 8 मार्च आपको बताया गया है, ये आप लोग न्यूज़ सुन ही लिए होंगे कि इसका टेंटेटिव बढ़ सकता है। और वैसे आपने देखा होगा कि 21 मार्च तक जो है, 21 मार्च तक न्यू फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। उसमें जो 22 अभ्यर्थी आपका हाई कोर्ट चला गया था एज रिलैक्सेशन के लिए, तो इन बच्चों को तो एज रिलैक्सेशन मिल गया है। तो ये तो हमारे साथ या उन बच्चों के साथ फिर से गलत हो जाएगा ना, जो जो हाई कोर्ट नहीं गया है। तो ऐसा तो नहीं कर सकता है, ये फिर समानता का अधिकार होगा नहीं, उल्लंघन हो जाएगा 14 का। ठीक है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो जाएगा। तो इस तरीके से आशा रखिए कि एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। जब यहाँ पर जो झारखंड में अभी 23 मई को चुनाव होने वाला है नगर निगम का, उसके बाद शायद दे सकता है, क्योंकि अभी तो किसी भी तरीके का विकास का जो बातें हैं वो बोल नहीं सकता सरकार। तो चलिए ठीक है, लाभप्रद चीज़ें हैं ना, वो तो उसको बोल नहीं सकता है अभी, इसलिए शायद नहीं दे रहा है। और एक मीटिंग जो कल होनी थी उसको देखिए क्या होता है, ठीक है? तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है? फटाफट करेंगे। मेरे ख्याल में आप लोगों को इस तरीके से भी दिखता होगा क्या? तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ा। बड़ा कर दें? कर दिया जाए बड़ा। ओके। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। खैर ये तो हर किसी का ये दिक्कत है कि लाइक नहीं करते हैं कोई देखने से के बाद भी, और वो पूरा देखते हैं, मैं देखता हूँ, फिर भी वो लाइक नहीं करते। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करता है ये, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, इसमें है आपको नदी तट दिया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ भौगोलिक विस्तार दिया गया है, तो उसको आपको बेमेल का युग्म जो है उसको चुनना है। पहला ऑप्शन है हिंडन नदी जो है सबसे पूर्वी सीमा में है, बी दास्क नदी सबसे पश्चिमी सीमा में है, सी चिनाब नदी सबसे उत्तरी सीमा में है, और डी भोगवा नदी सबसे दक्षिणी सीमा में है। तो अगर हम लोग विस्तार का बात करें तो आप सभी को पता है, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा देखें, है ना, झारखंड का, तो इधर जो आपका बलूचिस्तान है, इधर से लेके इधर एरिया तक ऐसे करके हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो फैला हुआ था। उसमें हम लोग अगर पश्चिम का बात करें तो पश्चिम में सबसे पश्चिम में आपका सुतका गेंदोर का नाम सुने होंगे, जो कि दास्क नदी के किनारे है। सुतका गेंदोर दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। और उत्तर में जो है मांडा जगह का नाम था, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये चेनाब नदी के किनारे है, चेनाब। ओके। उसके बाद आप अगर इधर चले जाएँ तो इधर यानी कि पूरब की ओर, तो ये आलमगीरपुर था, जो कि आपका हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। ये हिंडन नदी के किनारे है। उसके बाद नीचे अगर हम लोग जाएँगे, ये और नीचे होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो नीचे जाएँगे तो महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद था, दैमाबाद। तो ये दैमाबाद जो है आपका कौन-सी नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे तो नहीं है, ठीक है। दैमाबाद आप देखेंगे तो प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। ओके, तो ये विस्तार है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का। ओके, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो आपको यही चुनना था, बीमेल युग्म को चुनना था।
तो सबसे दक्षिण में जो है दैमाबाद जगह का नाम है, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित शिक्षा है। ऑप्शन ए है चातुर्याम की शिक्षा, बी है पंच महाव्रत की शिक्षा, सी है स्यादवाद की शिक्षा और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चतुर्याम की शिक्षा। क्या है, चतुर्याम की शिक्षा किसने दिया था, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। और ये आयाम क्या क्या थे, 4 आयाम में आप सभी को पता होगा, ये अस्थेय, अपरिग्रह, अस्थेय, ठीक है, अरे यार, अस्थेय हो गया पहला, दूसरा क्या हो जाएगा, पहला अस्थेय, दूसरा अमृषा था, अमृषा, तीसरा क्या है, तीसरा आपका अहिंसा, अहिंसा, और चौथा इसमें क्या है, चौथा आपका हो जाएगा अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। अच्छा, इन सब का मतलब आपको पता होगा। अस्थेय मतलब जैसे चोरी नहीं करना, अमृषा मतलब झूठ ना बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, और अपरिग्रह तो धन का संचय नहीं करना होता है, ठीक है, धन से विरक्ति मतलब। तो और लास्ट में एक 5वां जो आप सभी पढ़े होंगे वो महावीर जी ने जोड़ा था, राइट। तो ये हो गया चतुर आयाम की शिक्षा, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर ने जोड़ा था, और बाद बाकी कहानियां आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चाणक्य कौटिल्य की कूटनीति वर्णित है किसमें। ऑप्शन ए है मुद्रा राक्षस, बी है इंडिका, सी है अर्थशास्त्र और डी है सीयू की। तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का जो रचना है वो विशाख दत्त ने किया है, और उसमें ये वर्णन किया गया है कि किस तरीके से चाणक्य ने नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाया था। ओके, और इंडिका आपको ये मालूम होगा, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र खुद चाणक्य ने लिखा है, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, और सुयुकी जो है आपका फाहियान ने लिखा है। ओके, ये सभी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चीनी यात्री ह्वेनसांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ ऑप्शन ए है ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था, बी है ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था, सी है ह्वेनसांग को चीनी शासक सी हुआंगती ने भारत भेजा था, और डी है ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो इस संदर्भ में अगर देखेंगे तो 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। ओके, यहाँ ह्वेनसांग को चीनी शासक सी हुआंगती ने नहीं भेजा था, बल्कि इसका नाम था तांग सी शायद। ओके, ताई सुंग, इसका जो शासक था उसका नाम था ताई सुंग। क्या नाम था, ताई सुंग था। ओके, और ये जो राजा है ताई सुंग, वो बेसिकली हमारे यहाँ का जो ठीक है, ताई सुंग ही रहेगा। और ये ह्वेनसांग हमारा जो भारत में हर्षवर्धन का समय काल था उस टाइम आया था, ये मैं बताना चाह रहा था। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है, शिलादित्य कहा है, ये राइट है। नालंदा विश्वविद्यालय में आके ये पढ़ा था, ये भी है। और यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है ह्वेनसांग को। ओके, यहाँ पर एक नाम जो लिखा था सी हुआयो ती, ये राजा कहता है कि जो चीन का दीवार है उसको बनाने की शुरुआत किया था, सी हुआ ती। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक युग में विवाह का वर्णन है, उसमें अनुलोम विवाह का अर्थ बताना है, क्या है। ऑप्शन ए है पुरुष व महिला दोनों निम्न कुल का होता है, बी है पुरुष व महिला दोनों उच्च कुल का होता है, सी है पुरुष और उच्च कुल व महिला निम्न कुल का हो, और डी है पुरुष निम्न कुल व महिला उच्च कुल का हो। तो अनुलोम और एक विलोम यही होता है ना, दो तरीके का विवाह का अगर हम लोग देखेंगे तो एक अनुलोम हो गया और दूसरा प्रतिलोम हो गया। ओके, तो यहाँ अनुलोम मतलब अनुकूल वाला बात करता है। तो इसमें क्या होता है, पुरुष
उच्च कुल का होता है और महिला निम्न कुल का होता है। वैसे वैदिक सभ्यता का बात करें तो उसमें टोटल 8 प्रकार के विवाह का बात किया गया है। अच्छा, अनुलोम का मतलब ये अनुकूल वाला बात है ना। उसमें क्या होता है बेसिकली हम लोग जो पुरुष होता है वो थोड़ा उच्च फैमिली का होना चाहिए और धन संपदा उसके पास होना चाहिए, ऐसा ही हम लोग देखते हैं। तो हम अपनी बेटियों को वहाँ देते हैं। लेकिन प्रतिलोम में उल्टा होता है। प्रतिलोम में क्या होता है, ये वाला जो कहानी दिया है वो प्रतिलोम का बात किया है। ओके, ये प्रतिलोम का बात किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चोलकालीन नंदी की विशालतम मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन ए है वेंगी में, बी है वेलूर में, सी है तंजौर में और डी है चिदम्बरम में। तो 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो तंजौर हो जाएगा। ओके, तंजौर हो जाएगा। ये कहीं नहीं, ये आप सभी नाम अगर सुने होंगे, वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर का भाग है ये, जिसमें नंदी की विशालतम मूर्ति लगाया गया है। तो वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा कार्य इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है हर्ब असर्ब की स्थापना, बी है हस्मी क्लब की स्थापना, सी इक्तादारी प्रथा की शुरुआत और डी है 40 दल का गठन। तो देखिए, इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि 40 दल का गठन इन्होंने किया था। इक्तादारी सिस्टम यानी कि ज़मीनों से जो संबंधित सिस्टम था, इक्तादारी सिस्टम, उसमें सभी लोगों के बारे में लिखा हुआ रहता था, किसकी भूमि है, क्या है। तो इसका भी इन्होंने ही शुरुआत किया था, इल्तुतमिश से ही शुरुआत किया था। हस्मी क्लब मतलब क्या होता है? हस्मी क्लब आपका निजी सुरक्षा के बारे में बताता है। ओके, निजी सुरक्षा, तो ये भी सही है। लेकिन ये हर्ब और सर्ब की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। ये हर्ब असर्ब जो होता है, ये एक्चुअल में सिंचाई का व्यवस्था का बात करता है, सिंचाई, ठीक है। तो सिंचाई से संबंधित हमारे यहाँ पर राजा कौन हुए थे? फिरोज शाह तुगलक हुए थे। ओके, सिंचाई को बढ़ावा देने वाला फिरोज शाह तुगलक। तो ये याद रखिएगा, हर्ब सर्ब का मतलब होता है सिंचाई, और इसको प्रतिपादित करने वाले राजा थे फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक का साम्राज्य संकुचित हो गया, जिसके संदर्भ में कहा गया है देखो शाही आलम का राज दिल्ली से पालम तक हो गया? ऑप्शन ए है लोधी वंश, बी है गुलाम वंश, सी है सैयद वंश और डी है खिलजी वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश का जो अंतिम राजा था वो आलम शाह था। वो बेसिकली काफ़ी कमज़ोर राजा था, और फिर क्या था कि इसका साम्राज्य काफ़ी दिल्ली के एकदम सटा हुआ भाग तक आ गया था। वहाँ पालम एक जगह का नाम है दिल्ली में। तो कहता है कि जो पुरानी दिल्ली है वो वाला इलाका और ये पालम वाला इलाका, ठीक है, यहीं तक इसका राज्य सीमित रह गया था। उसी के संदर्भ में ये कहानी बताई गई है, सैयद वंश। बाद में सैयद वंश के बाद कौन आता है? बहलोल लोदी जो है उसको हटा के बहलोल लोदी खुद को यहाँ पर क्या दिल्ली का शासक घोषित करेगा, बहलोल लोदी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 9, 2 दिन और बेसिकली इसलिए बन रहा है कि आप लोग नया सेट बोल रहे थे। मैं मार्केट में ढूंढा तो मुझे बस यही नया सेट मिला जो ऑलरेडी मेरे पास था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा आरोपित करों में कौन सही सम्मिलित युग्म नहीं है? ऑप्शन ए है जजिया कर, बी है ज़कात कर, सी है खस्म कर, खम्स और डी है खराज कर। ये कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक अभी हमने देखा था सिंचाई व्यवस्था में हर व सर्व का स्थापना इन्होंने किया था। और यहाँ पर जितने ये कर कर है ना, ये सभी इनके द्वारा लगाए गए थे सबसे पहले भारत में, ठीक है। तो जजिया कर आप सभी को पता है, ये मुस्लिम कर, गैर मुस्लिम कर यानी कि हिंदुओं पर लगाया गया कर है। उसके बाद ज़कात कर जो है ये मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाने वाला कर था। खम्स कर जो यहाँ लिखा है धार्मिक कर है। धार्मिक कर तो बेसिकली आप देखिएगा तो ये सब है। तो यहाँ खम्स कर क्या था? खम्स कर आपका जो युद्ध में हार जाता था लोग, है ना? तो उसमें मुआवजा जो देता था, है ना? जो पार्टी हार जाता था वो मुआवजा के रूप में जो देता था उसको हम लोग खम्स कर कहते थे। तो धार्मिक कर यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, तो गलत ये वाला हो जाएगा, यानी कि यहाँ युग्म सही नहीं है पूछ रहा, तो यही वाला होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और खराज कर जो है ये भूमि कर था। खराज कर कैसा था?
भूमि कर था। ये सब किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अर्पित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शाहजहांनामा के रचनाकार कौन है? ये सब तो याद होना चाहिए। ऑप्शन ए है फिरदौसी, बी है बदायूं, सी है शाहजहां और डी है इनायत खान। तो शाहजहांनामा का बात कर रहा है, शाहजहांनामा आपका इनायत खान ने लिखा है। शाहजहांनामा किसने लिखा है? इनायत खान ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पुर्तगालियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो पुर्तगाली कब भारत आए थे, ये बताना है कमेंट सेक्शन में आपको। पुर्तगालियों के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने शांत जल की नीति अपनाई थी, बी है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में थी, सी है पुर्तगालियों ने गोवा में विजय हासिल की थी, और डी है पुर्तगालियों के वर्चस्व को अंग्रेजों ने समाप्त किया। तो इसमें कौन सा कथन असत्य हो सकता है? आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भारत आने वाले विदेशी थे उसमें पुर्तगाली ही थे। इसमें जो आंसर होना चाहिए वो बेसिकली ये होना चाहिए, पुर्तगालियों के वर्चस्व को अंग्रेजों ने समाप्त किया था, है ना। एक्चुअल में आप अगर देखेंगे तो पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने समाप्त नहीं किया था, बल्कि इसका वास्तविक इतिहास देखिएगा तो आपको पता चलेगा डच लोग जो आए थे उन लोगों ने इनके मैक्सिमम जितने सारे व्यापार केंद्र थे उन सभी पर हथिया लिया था। वो लोग वहाँ पर चले गए थे। तो पुर्तगालियों ने शांत जल नीति अपनाई थी, ये बिल्कुल सही है। ओके, फिर पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में थी, ये भी सही है। पुर्तगालियों ने गोवा में विजय हासिल किया था, ये भी सही है। पुर्तगाली लोग यानी कि पहली बार जो आया था वो वास्को डी गामा ही पहली बार आए थे 1498 ईस्वी में केरला के तट में उन्होंने मतलब कदम रखा था अपना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लिखा है प्लासी की युद्ध, पहला कथन है, दूसरा है कालकोठरी की घटना है, तीसरा है आलमगीर की संधि है, चौथा है इलाहाबाद की संधि। तो इसमें कह रहा है कि सही क्रम में सजाना होगा। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो उड़ान का यही एगो दिक्कत है, ये क्वेश्चन है बहुत टफ बनाया जाता है इसको। तो आपको याद करना है पूरा पूरा, तभी याद होगा। ऑप्शन ए जैसे कालकोट क्या है, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध अगर आप देखेंगे 1757 को हुआ था। काल कोठरी की घटना, तो काल कोठरी की घटना आप सभी को पता होगा 1756 में हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए 1757 में जो है प्लासी का युद्ध बेसिकली हुआ था। ठीक है, अलीगढ़ की संधि, अलीगढ़ की संधि कब हुआ था? तो अलीगढ़ की संधि आपका ये भी तो 1757 में ही हुआ था, अलीगढ़ की संधि अलीगढ़ की संधि 1757 में ही प्लासी का लड़ाई के बाद हुआ था। इलाहाबाद की संधि जो है आपका 1765 में जो है इसके बाद हुआ था, क्या कहते हैं उसको हम लोग, बक्सर का लड़ाई के बाद हुआ था इलाहाबाद की संधि। तो यहाँ बात क्या आ जाती है, देखिए प्लासी का लड़ाई जो 1757 में ही हुआ था, अलीगढ़ की संधि भी 1757 में ही हुआ था। ठीक है, कालकोठरी की घटना 1756 में हुआ था, ये सबसे पहले हो गया, ये सबसे बाद में हो गया। तो सही क्रम आपको बताना है कौन सा पहले हुआ था, तो पहले 2 नंबर होगा, पहले 2 नंबर यहीं पर है, तो आंसर ऐसे मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लासी का युद्ध याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको डेट। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून को हुआ था, 23 जून को हुआ था। और जबकि कालकोठरी की घटना जो है सॉरी अलीनगर की संधि इसके बाद होगा, यानी कि ये पहले ही बोल रहा है 9 फरवरी 1957 को 1757 को हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को, कालकोठरी की घटना 1756 की है, इलाहाबाद की संधि 1765 की है, और अलीनगर जो है 1757 में ये भी हुआ था 9 फरवरी में। तो कालकोठरी 2314, ठीक है 2314, ठीक है राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो कौन सा एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, ये 1773 का चार्टर एक्ट, बी है 1813 का चार्टर एक्ट, सी है 1833 का, और डी है 1858 का अधिनियम। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था।
और इसमें अगर नाम आपको याद रखना है तो उस टाइम जो बंगाल का गवर्नर थे विलियम बेंटिंग, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो आपसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका जो कार्यकाल था वो 1828 से लेके 35 तक था, ठीक है, ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, यह पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ओके, ऑप्शन ए है यंग इंडिया, बी है न्यू इंडिया, सी है इंडियन ओपिनियन, डी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ठीक है, ये है इंडिया माई ड्रीम। तो 14 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये 14 का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया बेसिकली ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले भी। न्यू इंडिया बेसिकली क्या है, होम रूल लीग आपको याद होगा, है ना, उसके आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ने इसका संपादन किया था, एनी बेसेंट। बाद बाकी यंग इंडिया का बात करें तो महात्मा गांधी का है, इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी का है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये भी महात्मा गांधी का है, ये तीनों ही, ठीक है। न्यू इंडिया लेकिन क्या है, एनी बेसेंट साहब, है ना, एनी बेसेंट की ये पत्रिका है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शाहनवाज खां, पीके सहगल और गुरबख्श सिंह पर मुकदमा चला था, किसके लिए? शाहनवाज खां, पीके सहगल और गुरबख्श सिंह। ऑप्शन ए है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, बी है कराची षड्यंत्र, सी है लाल किला मुकदमा, डी है काकोरी कांड। तो पी सहगल का नाम अगर आपने देखा है तो आज़ाद हिंद फौज से रिलेट करते हैं ये लोग। तो ये क्या था, लाल किला का मुकदमा था ना, लाल किला का मुकदमा था। ये आज़ादी के बाद का घटना है, आज़ादी के बाद यानी कि जब आज़ाद हिंद फौज हार गई थी उसके बाद का घटना है, ठीक है। आज़ादी के बाद तो नहीं हुआ था, उसी टाइम हुआ था ना, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, 1945 में हुआ था, आज़ादी के बाद नहीं हुआ था, उसी टाइम हुआ था, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई यहाँ पर। शाहनवाज खां, पीके सहगल और गुरबख्श सिंह, लाल किला 1945 में था। तो ये 15 क्वेश्चन अभी तक मैंने बता दिया। तो आप इसको देखिए, वीडियो देख रहे हैं वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में सेशन को, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन ए, बी है भारत में कुल 28 राज्य हैं, सी है भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें असत्य कथन कौन सा ये पूछ रहा है। तो आज से 2 साल पहले का क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है, 7वां बड़ा देश है। भारत में कुल 28 राज्य, अभी भी 28 राज्य हैं, ये भी सही है। और भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये गलत है। यहाँ पर अभी जो है 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि उसमें दमन, दीव और दामोदर नगर हवेली दोनों को मिला दिया गया था। तो इस तरीके से ये वाला याद रखिएगा इस सेशन को, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली लाइन है। अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? LAC, LOC, POK और रेड क्लिफ लाइन। तो चारों को यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे इसका आंसर 17 का जो आंसर होगा वो LAC होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर LOC। तो ये क्या होता है LOC किसको बोला जाता है? ये पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करते हैं हम लोग POK के साथ, उसमें इसको LOC बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, सिंपल सा लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन किसको कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन बेसिकली जो हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा हम लोग साझा करते हैं, उस सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ साहब ने किया था, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित जिलों और राज्यों में बेमेल युग्म का पहचान करना है। ऑप्शन ए है
वेम्बनाड झील केरल में है, लोकटक झील मणिपुर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, पेरियार झील कर्नाटक में है। तो यहाँ पर देखिए सभी सही दिया है। वेम्बनाड झील जो है केरल में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे लोकटक झील ये मणिपुर में है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, लेकिन पेरियार झील जो है ये कर्नाटक लिख दिया है, नहीं होगा, केरल में है। ठीक है, ये केरल में है। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सर्वाधिक विस्तृत है? पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, मैदान है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? देखो, भारत में जो आपका भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम लोग बंटवारा अगर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उत्तर में हिमालय का मैदान है, फिर बीच में जो है प्रायद्वीपीय का पठार है, फिर पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया, इसमें फिर थार का मरुस्थल है और गंगा का मैदान है। ओके, तो कितना हो गया, 6, टोटल 6 था ना, 2 4 6, हाँ, 6 भागों में हम लोग यहाँ बांट देते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा भाग का है? मैदान का है, पठार का है, पहाड़ का है। तो 19 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मैदान का। ठीक है, जो मैदानी भाग है वो सबसे बड़ा है। लगभग जो कुल भूमि जो है उसका हम लोग 43% देखेंगे तो मैदानी भाग आता है। भूभागों में प्रतिशत सबसे ज़्यादा मैदान का है। मैदान का है, उसके बाद पहाड़ का है, फिर पठार का है और पर्वत का है। सॉरी, मैदान का, पठार का, पहाड़ और पर्वत का तो कम ही रहेगा ना। तो पहले सबसे ज़्यादा मैदान का है, फिर पठार का है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन हिमनद ग्लेशियर है? ऑप्शन ए है सियाचिन, बी है गंगोत्री, सी है केदारनाथ, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी है। ठीक है, सभी यहाँ पर ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा निकल रही है, केदारनाथ जो है ये भी ग्लेशियर ही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब ग्लेशियर का ही पोर्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बेमेल युग्म को पहचानना है आपको। पर्वतीय दर्रा एक तरफ दिया है, दूसरा राज्य सिक्किम राज्य दिया हुआ है। जैसे नाथुला दिया है कि सिक्किम राज्य में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला केरल में है। तो अगर इसमें हम लोग आंसर देखेंगे तो देखिए नाथुला तो सिक्किम में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, मोलिंगला जो है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, मोलिंगला उत्तराखंड। ओके, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। नाथुला सिक्किम, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला और आपका मोलिंगला उत्तराखंड में है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नाम का अर्थ एक गांव है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है लद्दाख, सी है पुदुचेरी, डी है तेलंगाना। तो 22 का आंसर आप वैसे बता सकते हैं तुरंत। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है पुदुचेरी होगा। एक्चुअल में क्या था, पांडिचेरी इसका नाम था, आपको पता है पांडिचेरी, लेकिन 2006 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2006 में पुदुचेरी कर दिया गया, जिसको अगर तमिल में आप देखें तो तमिल में इसका नाम, इसका जो सब शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक गांव। क्या होता है? एक गांव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एल्युमिनियम कंपनीज दिया है भारत का और उसमें आपको बताना है कि वो कंपनी किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है। बाल्को, माल्को, नाल्को। और यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही सम्मिलित है, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको आंसर करना है। ओके, तो यहाँ अगर हम लोग सही चीज़ देखें तो देखिए बताता हूँ मैं। जैसे छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको बाल्को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में है। ये रूस की सहायता से चलाया जा रहा है। माल्को एल्युमिनियम कारखाना तमिलनाडु के मैसूर नामक जगह पे है
मालको जो है आपका मैसूर के जगह में है, मैसूर में। और इस कंपनी को जो है इटली के सहयोग से चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नाल्को का बात करते हैं हम लोग, तो नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से किया गया है। ओके, तो नाल्को का पूरा नाम आप सभी को पता है, नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी है। और भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कारखाना आपका नाल्को के पास है। ओके, तो वैसे झारखंड भी मुरी वाला क्षेत्र आप सभी को पता है कि उधर भी बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, सॉरी एल्युमिनियम का फैक्ट्री बनाया गया है। तो ये सभी तीनों जो है सही है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन जो है तीनों ही सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये लिखा है ये नहीं होगा, उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। ओके, बाल्को रूस की सहायता से, माल्को इटली की सहायता से, बाल्को रूस, माल्को इटली और नाल्को जो है फ्रांस की सहायता से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? ऑप्शन ए है केवल जारवा के, बी है जारवा और सोमसेन, सी है जारवा सोमसेन तथा ओंगे, और डी है जारवा सोमसेन ओंगे और सेंटिनली। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन तो इसमें 24 का डी होगा। सभी जनजातियां यहाँ पर जो वर्णित है वो सभी पाई जाती है, जारवा भी, सोमपेन भी, ओंगे और सेंटिनली, ठीक है, ये सभी पाई जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की जनसंख्या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है कब? है ना, ये तो आप सभी को याद ही होगा, 1921 को कहा जाता है ना। ओके, 1921 को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन से क्या संबंधित है? कथन 1 है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कथन 2 है नवी अनुसूचियां का संबंध पंचायती राज से है। कथन 3 है वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियों के बारे में यहाँ पर कथन आपको चुनना है, कौन सा होगा, सत्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, नवी अनुसूची का संबंध पंचायती राज से संबंधित है, ये बोल रहा है। तो ये वाला जो पंचायती राज आप देख रहे हैं नवी अनुसूची, ये तो गलत है ना। पंचायती राज सिस्टम तो उधर अनुसूची 12 और 11 उधर चला जाएगा। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, ये बिल्कुल सही है। और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर नवी अनुसूची में जो है भूमि संबंधी जो 1952 में 52 और 51 में पहला संशोधन जो हुआ था, उसमें हम लोग जोड़े थे भूमि संबंधी अधिकार। तो इसका आंसर हो गया 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? बेमेल युग्म की पहचान करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है। ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य, बी है मूल अधिकार, सी है विधि का शासन और डी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें क्या पूछना है? बेमेल युग्म, तो मूल कर्तव्य आप देखेंगे, मूल कर्तव्य को यहाँ पहला ही ऑप्शन जो दिया है रूस दिया है। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लाया गया, सही है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये भी सही है। 27 का डी भी सही है। लेकिन विधि का शासन जो है, क्या ये कनाडा से लिया गया है? नहीं, विधि का शासन जो है ये आपका बेसिकली आर्टिकल 14 लिखा गया है और ये अमेरिका से लिया गया है, ये मूल अधिकार का पार्ट है, ठीक है। तो ये विधि का शासन जो है अमेरिका से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, मूल अधिकार तो अमेरिका से है ही है, और मूल कर्तव्य जो है रसिया से लिया गया है। क्या मैं सही हूँ? सही हूँ ना? ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा था यहाँ कन्फ्यूजन है मुझे। ये विधि का शासन जो है अमेरिका से नहीं लिया गया, आर्टिकल 14 आप बात कर सकते हैं वहाँ से लिए। विधि का शासन हमने ब्रिटिशों से ही अपनाया है, ब्रिटिश, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन से ही हमने लिया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय आपको देखिए, हम लोग देखे हैं 3 सूची होता है, एक सेंट्रल केंद्र सूची होता है, एक राज्य सूची होता है और एक
तुम्हारा समवर्ती सूची होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है पुलिस को हमने राज्य सूची में रखा है, रेलवे पुलिस को, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों जो है राज्य सूची में है। पुलिस भी राज्य सूची में होता है, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची में होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और वहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन आता है जो हमारा समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था। क्वेश्चन नंबर 29, स्पीकर को पदच्युत करने के संदर्भ में स्पीकर स्वयं कब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अभी हमारा जो स्पीकर है ओम बिरला साहब, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो उसमें आपको ये क्वेश्चन उसके हिसाब से देखें तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है जब वह चाहे, बी है जब सदन चाहे किंतु सभी सदस्यों से पहले, सी है जब सदन चाहे किंतु सभी सदस्यों के बाद, और डी है जब उनकी पार्टी चाहे। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब सदन चाहेगा तभी वो जो है अपने सदस्यों से किंतु सभी सदस्यों से पहले जो है अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगर उसके खिलाफ अगर आया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव, और उसमें 14 दिन के पहले उसको प्रायर नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, हर्बर्ट साइमन और एल.डी. वाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पोस्ट कर्व की सिद्धांत का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया था। इसमें 7 सिद्धांतों के बारे में बात किया गया है। उसको अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से है। ओके, ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इनमें कौन सी एक लोक प्रशासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है उत्तरदायित्व, बी है पद सोपान, सी है लाल फीताशाही, डी है सामाजिक न्याय। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो लाल फीताशाही जो है ऑब्वियसली बात है हमारा लोक प्रशासन का विशेषता नहीं होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 है आपका प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक किसने लिखी है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक को किसने लिखा है। ऑप्शन ए है आपका W.F. फिलोबी, बी है H. फाइनर, सी है लूथर गुलिक, डी है हेनरी फ्योल। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये W.F. फिलोबी ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी है। पब्लिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुक की रचना W.F. फिलोबी ने लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ई गवर्नेंस मॉडल है क्या है। उसमें ई गवर्नेंस मॉडल में क्या है, 5C मॉडल है, 6C मॉडल है, 9C मॉडल है और 10C मॉडल है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 6C मॉडल है। ओके, 6C यानी कि सी 6 तो आएगा उसमें। एक बार मैं बोल देता हूँ, आप सुनिएगा। सी से एक, पहला सी से कंटेंट होगा, दूसरा कमिटेंस होगा, तीसरा कनेक्टिविटी होगा, चौथा काइची साइबर लॉ होगा, और उसके बाद सिटीजन इंटरफेस होता है, फिर कैपिटल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 6C का इसमें ई गवर्नेंस में विवेचना किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पंचायती राज के संदर्भ में गलत युग्म को बताना है। ऑप्शन एक तरफ समिति दिया है, दूसरी तरफ मजबूती पर बल देना वाला बात है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने यहाँ कह रहा है कि खंड स्तर पे, अशोक मेहता समिति जिला स्तर पे, सिंघवी समिति खंड स्तर पे और जीवी के राव के द्वारा जिला स्तर पे ये मजबूती पर बल देने का बात कहा गया था। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ध्यान से देखना पड़ता है सब क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो जिला स्तर का बात किया है ये सही नहीं है, बाद बाकी सभी सही है। देखिए, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर का बात किया था और उसने कहा था कि खंड स्तर को जो है उसको हमको मजबूत बनाना होता है। अशोक मेहता 2 स्तर का बात किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिला स्तर को मजबूत कीजिए। सिंघवी समिति जो है ये भी 3 स्तर का बात किए थे और उन्होंने खंड स्तर को मजबूत करना कहा था। और जी.वी. के राव ने भी जो है ग्राम सभा को मजबूत करने की बात कही थी, ग्राम सभा को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सर्वोच्च स्थानीय निकाय कहा जाता है किसको, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और महानगर पालिका।
तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 का राइट आंसर आप सभी को पता है, सर्वोच्च निकाय का बात कर रहे हैं। अभी नगर निगम चुनाव भी होना है, तो नगर निगम चुनाव कहते हैं, तो यानी कि नगर निगम सबसे बड़ा होता है ना। यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है नगर निगम में। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मिलती है, क्या मिलती है? ए है जनाधिक्य, बी है जनांकीय लाभांश, सी है स्वच्छंद अर्थव्यवस्था और डी है उपरोक्त सभी। तो 36 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सभी है, सभी चीज़ तो यहाँ मिलती है। जो है यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 150 करोड़ है ना, 1.5 करोड़ के आसपास हो गई है। जनांकीय लाभांश मतलब यहाँ युवाओं की प्रतिशत ज़्यादा है। स्वच्छंद अर्थव्यवस्था अभी तो है फिलहाल ना, 1991 के बाद हुआ था। तो क्वेश्चन में 37 क्या है? मुद्रास्फीति के कारण बताएं। ऑप्शन ए है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, बी है मुद्रा का मूल्य गिरता है, सी है विनिमय दर में सुधार होता है और डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आंसर तो ये वाला होना चाहिए। जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन आता है, और मुद्रा का उस टाइम क्या होता है, हमारा जो अन्य मुद्राओं के कंपैरिजन में वैल्यू कम हो जाता है, यही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जो कि हमारा भारत का अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए है कृषि व उद्योग साथ साथ चलते हैं, कृषि व पशुपालन साथ साथ चलते हैं, सी सरकारी व निजी क्षेत्र साथ साथ चलते हैं, डी देशी और विदेशी व्यापार साथ साथ चलते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो सरकारी व निजी क्षेत्र एक साथ चलते हैं, ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी निहित होता है? ऑप्शन ए है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी है पूंजीवादी, सी है समाजवादी और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जो है लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होता है? तो ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था का ये पहचान होगा? तो हमारा जो भारत का अर्थव्यवस्था है, हमने ऐसे ही कुछ कर रखा है, ना ही पूरा पूरा पूंजीवादी को अपनाया है, ना ही समाजवादी को अपनाया है। पूंजीवादी में पूरा पूरा लाभ को देखा जाता है और समाजवादी में समाज कल्याण को देखा जाता है। तो इन दोनों को मिला के हमने एक अर्थव्यवस्था बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, और यही राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 है, कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका, यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजना का बात कर रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 था, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 था, आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। मैं यहाँ पर राइट आंसर बताता हूँ। 40 का बी जो 1974 से 79 रखा है, इसका कार्यकाल एक्चुअल में 74 से 78 ही होगा, ठीक है, 78 ही होगा, 74 से 78 होगा। पहले ये यहाँ जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 66, ये सही है। ओके, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुआ और 55 तक चला, फिर आपका यहाँ पर 56 से लेके 60 तक चला दूसरा, ठीक है, 55 से ही काउंट होता है वैसे, 56 से 60 तक चला, फिर तीसरा जो है 1961 से 66 तक चला, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथा बीच में आएगा, ठीक है, और उसके बीच में और एक गैप भी आता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें यही आंसर होना है। ये वाला कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 74 से 78 तक रहेगा, और इसी योजना के तहत इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि भारत से गरीबी उन्मूलन करना है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए है वित्त आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, सी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO के द्वारा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा जाएगा और जाते रहेगा, ठीक है। इसका आंसर तो आप सभी को पता है, NSSO के द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण क्या है? पहला कथन है जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि होती है, कथन 2 है बेरोजगारी है, सी है आय असमानता है, डी है भूमि संसाधनों की कमी है। तो उच्च निर्धनता दर का कारण आपको ढूंढना है। तो जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि, ठीक है, ये एक कारण तो हो सकता है। बेरोजगारी है,
सही बात है। आय में असमानता है तो क्या ये डायरेक्टली गरीबी को बताता है? भूमि संसाधनों में कमी है तो इसका करना क्या है? इसमें मिलान है कि केवल 1, 2, 3 है, केवल 2, 3 है, केवल 1, 4 है और 1, 2, 3, 4 सभी हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये सभी कारण जो है निर्धनता की ओर लेके ही जाता है। तो इसमें अगर हम आंसर बनाना चाहेंगे तो डी बनाएंगे, ठीक है। सभी के सभी कारण हैं इसमें। उच्च वृद्धि दर रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपने बाल बच्चों का सही देखभाल नहीं कर पाएंगे, अपना जो संसाधन है उसका उपयोग सही नहीं कर पाएंगे। बेरोजगारी होने से हम बेरोजगार बैठे तो पैसा भी नहीं आएगा, तो हम विकास भी नहीं कर सकते, यानी कि हम गरीबी की ओर जाएंगे। आय असमानता होता है ना, यानी कि जो अमीर है वो अमीर बनता जाता है, जो गरीब है गरीब बनता जाता है। उसमें जो समान वितरण होना चाहिए आय का, वो संभव नहीं हो पाता। और हम अगर भूमि संसाधन का इतना बड़ा जनसंख्या को पालेंगे तो कमी हो जाएगा। तो ये सभी रीजन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दीर्घकालिक भूखमरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, यह भूखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होती है। और 2 है, कम आय होने के कारण दीर्घकालिक भूखमरी लगातार बनी रहती है। इसमें दिया है कि कोट एक केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों में से कोई सही नहीं है। ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही सही है, राइट। दोनों सही है। कैसे? आप देखो, लगातार अगर भूखमरी आपके पास रहेगा, मतलब आप लगातार जो मिनिमम खाद्यान्न है वो आप खा नहीं पा रहे हैं, तो आप भूखमरी दीर्घकालिक भूखमरी में चले जाएंगे। और ये कब स्थिति उत्पन्न होती है? जब आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए कुछ, तभी ना। तो कैसे होगा? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित रूप में से कौन वस्तु एवं सेवा कर है, मतलब जीएसटी की बात कर रहा है, का प्रकार है? ऑप्शन ए है CGST, IG, IGST, SGST और TGST। ये इस तरीके से लिख लेते हैं तब पता चलेगा। CGST दिया है, IGST दिया है और SGST दिया हुआ है और ये दिया हुआ है TGST। तो भाई TGST तो कुछ नहीं है यहाँ पर, बाद बाकी सब तो है। ये सेंट्रल GST हो गया, ये इंटीग्रेटेड GST हो गया और ये स्टेट GST हो गया। 3 प्रकार के GST होते हैं, TGST नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, GS घोष और विलियम लॉर्ड। तो विश्व में पूछा है, भारत का नहीं पूछा, याद रखिएगा। तो नॉर्मन ई बोरलॉग होगा, जो मिस्र में सॉरी क्या कहते हैं, मैक्सिको में अपना काम किए थे। और MS स्वामीनाथन जो है आपका भारत का है, ठीक है, भारत का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ इकाई दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्राचाल यानी कि किसके लिए है वो दिया है। तो मतलब ये एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और एक तरफ यूनिट दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वाट, बी है नॉट, सी है नॉटिकल मील और डी है कैलोरी। तो इसमें मिलान करना है। वाट में आप क्या मेजर करते हैं? इधर देखिए, उष्मा है, नौ संचालन है, समुद्री जहाज की गति है, शक्ति है। तो वाट जो होता है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये जो शक्ति होता है, पावर होता है, उसको मेजर करते हैं। नॉट जो है, हम समुद्री जहाज का जो गति है उसको हम लोग ये करते हैं, जहाज की गति को मेजर करते हैं नॉट में। और नॉटिकल माइल का बात करते हैं तो ये नौ संचालन से संबंधित है। एरिया जो समुद्र में होता है वो नॉटिकल माइल में मेजर किया जाता है। कैलोरी जो है उष्मा का संचालन के लिए उसका यूनिट है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे आपको। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर चर प्रभावित होते हैं, किस प्रकार से प्रभावित होंगे? जो फिजिकल राशियां हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। ऑप्शन में ए में दिया है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और गति, ये सभी प्रभावित होंगे। बी है गति और आवृत्ति, सी है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति और डी है तरंग दैर्ध्य और चाल। तो वायु से कांच में जा रहा है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है जब प्रकाश की तरंगे, तो क्या होगी ये आपको बताना है, आंसर करना है, ठीक है। क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ जहाँ तरंग दैर्ध्य लिखा है, आवृत्ति लिखा है, वो वाला ऑप्शन हटा दीजिए आप।
आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होता है कभी भी, आवृत्ति चेंज नहीं होती है किसी भी तरंग का। ओके, तो यहाँ पर आवृत्ति है, यहाँ आवृत्ति है, यहाँ आवृत्ति है, तो ये तीनों आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये तरंग दैर्ध्य और चाल, तरंग दैर्ध्य और चाल ये दोनों बदल जाएंगे, ठीक है, जब वायु से कांच में जा रहा है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 48। कथन एक है और उसमें रीजन दिया हुआ है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। कारण लिखा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तो दोनों ही आंसर सही है और ये रीज़न भी होना चाहिए, स्पष्टीकरण देता है ये। जब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और जब वायुमंडल दाब घट जाएगा तो बर्तन में जो पानी रखा हुआ है उसके ऊपर से दबाव कम पड़ रहा है, तो आराम से ये कम टेम्परेचर में ही क्या हो जाएगा, ऊपर फांदने लगेगा, है ना, फांदने लगेगा, ऊपर उछल कूद करेगा, उबलने लगेगा। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वाधिक उत्तम चालक है? कौन है भाई उत्तम सर्वाधिक उत्तम चालक? ऑप्शन ए जल दिया है, बी पारा दिया है, सी है बेंजीन, डी है चमड़ा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अब बनाइए, बताइए क्या है। अगर आप देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो रहता है ना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो चमड़ा जो है, लगेगा क्वेश्चन इजी है लेकिन इजी नहीं होता। चमड़ा तो ये हमारा स्किन जो है, आप समझिए इस तरीके से, तो ये विद्युत का चालक तो होता है लेकिन केवल चमड़ा का बात करते हैं, जब हमारे बॉडी में नहीं है तो ये गलत हो गया, उत्तम चालक नहीं है ये। जल का बात करते हैं तो जल तो चालक है लेकिन क्या सर्वाधिक उत्तम चालक है, ये आपको देखना है। बेंजीन का बात करें तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन आपका जो रासायनिक सूत्र होता है ये तो C6H6 होता है, ठीक है। तो ये भी रासायनिक यौगिक है लेकिन काफ़ी जटिल है, तो इसमें जो है विद्युत प्रभाव होता है तो उतना अच्छा चालक नहीं होता है। यानी कि दो ठो ऑप्शन जो बच जा रहा है आपका, जल और पारा, उसमें जो आंसर होगा वो यहाँ पर तो होगा पारा, अगर जल के कंपेरिजन में देखा जाए तो, ठीक है। ऐसे तो जल न्यूट्रल होता है, अगर पीएच मान, अगर शुद्ध जल है, ये अच्छा जल है तो पीएच वैल्यू इसका 7 होता है, तो पारा आंसर यहाँ कीजिएगा इस ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 50। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो इस्त्री यंत्र आयरन का बात कर रहा है, जिससे कपड़ा आप आयरन करते हो, तो ऑप्शन ए है तांबा, बी है टंगस्टन, सी है नाइक्रोम और डी है जस्ता। तो इस प्रकार के किसी भी जो हाई वोल्टेज वाला चीज़ें हैं उसमें नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है, नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 51। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस, ऑप्शन ए है आर्गन, बी है नियॉन, सी है जेनॉन, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? सी राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी। जिनॉन एक रंगहीन और स्वादहीन अक्रिय गैस होता है और इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जेनॉन को हम लोग अक्रिय गैस यानी कि स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 52। एक पेन ड्राइव है, क्या है एक पेन ड्राइव भाई? एक स्थिर विद्युत द्वितीय भंडारण एकक है, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक है, ऑप्शन सी है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेन ड्राइव क्या है? तो इसमें है आंसर क्या हो जाएगा 52 का? मेरे ख्याल में ये आंसर होगा सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है, ठीक है। इंग्लिश लिखा हो रहता तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता। एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक है, वैसे द्वितीयक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 53। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है अहमदाबाद में, देहरादून में, श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 53 का जो राइट आंसर होगा आप सभी को मालूम होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, ये देहरादून में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है KB, बी है MB, सी है GB और डी है TB। तो यहाँ पर KB का बात कर रहा है, यहाँ MB का बात कर रहा है, फिर GB का बात कर रहा है और TB का बात कर रहा है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूनतम मेमोरी साइज क्या बोलते हैं? KB कहते हैं, ठीक है। और KB के पहले भी होता है, क्या होता है, जो बाइट होता है ना, बाइट, ठीक है, बाइट जो होता है वो उसमें 8 बाइट को मिला देते हैं तो एक बीट का निर्माण होता है ना, एक बीट होता है। और 1024 बीट जो होता है ये मिलके हमको क्या बनाता है? ये हमको KB देता है। फिर सब में 1024 ऐड करते जाइए तो पहले KB होगा, फिर MB होगा, फिर GB होगा, फिर TB होगा, राइट। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 55, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में, लद्दाख में, उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में। तो 55 का जो आंसर होगा वो सी होगा। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, दोस्तों अभी तक आप मेरा वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इतना ही तो रिक्वेस्ट रहता है आप सभी से। प्रमुख कंपनी और उनसे जुड़े व्यक्तियों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विश्व का बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है अमेजन, बी है गूगल, सी है माइक्रोसॉफ्ट, डी है फेसबुक। तो देखिए अमेजन का जो आपका प्रमुख व्यक्ति है यहाँ लिखा हुआ है जैक डॉर्सी, बी है गूगल का सुंदर पिचाई, सी है माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नादेला और फेसबुक है मार्क जुकरबर्ग। तो यहाँ पर देखिए अभी जो AI समिट हुआ इंडिया में इसके लिए, ठीक है, AI समिट कल परसों का बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए हुए थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का बात कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा तो यहाँ पर देखिए अमेजन जो लिखता है, अमेजन का संस्थापक आप सभी को पता होना चाहिए। अमेजन का संस्थापक या फिर CEO जो है वो जेफ बेजोस है ना, ये बहुत फेमस हुआ था, ये सबसे अमीर आदमी बन गए थे जेफ बेजोस। ओके, जेफ बेजोस। और ये जैक डॉर्सी कौन था? जैक डॉर्सी का अगर बात करें तो ये ट्विटर का आपका CEO है ना, जैक डॉर्सी। अब गूगल का जो अभी CEO यही हैं सुंदर पिचाई भाई साहब, और माइक्रोसॉफ्ट का सत्य नडेला साहब हैं, और फेसबुक का जो है मार्क जुकरबर्ग है। तो ये सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं, आलू में होने वाला रोग। आप देखिए पादपों पे रोग जो होता है इससे संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन ए है रिंग रोग, बी है वाट रोग, सी है अंगमारी रोग और डी है उपरोक्त में से सभी। तो आलू से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें जो कौन सा रोग है, यहाँ तो सभी रोग इनसे संबंधित है, यानी कि आलू में रिंग रोग भी होता है, वाट रोग भी होता है और अंगमारी रोग भी होता है, ये सभी होता है। ये जीवाणु, ये आपका रिंग रोग अगर आप देखेंगे तो जीवाणु से संबंधित है, जीवाणु से हो जाता है। वाट रोग अगर देखते हैं तो ये शैवाल से संबंधित रोग है, ठीक है, यानी कि ये हो गया। और अंगमारी रोग को अगर हम लोग देखेंगे, अंगमारी रोग किसके साथ होता है? ये कवक के साथ होता है, यानी फंगस से होता है, कवक रोग है ये, ठीक है, कवक रोग है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा किसका एक प्रजाति है? ऑप्शन ए है गेहूं है, बी है धान है, सी है मसूर है और डी चना है। तो पूसा से संबंधित जो होता है ये आपका गेहूं होता है दोस्तों, ठीक है। पूसा से संबंधित चीज़ें आपको गेहूं में मिलेगा, गेहूं है। तो ये
प्रजाति क्यों बनाया गया था? ये हरित क्रांति जब लाया गया था तो अधिक उपजाऊपन लाने के लिए फसलों में ये चीज़ जीन में कोडिंग किया गया था, उसी चीज़ का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एस्ट्रोसेट मिशन क्या है? एस्ट्रोसेट मिशन, ओके। ये देखिए भारत का खगोलीय मिशन है, भारत का सनी मिशन है, भारत का अंतरिक्ष स्टेशन है, भारत का संचार उपग्रह है। 59 का ए है राइट आंसर इसका दोस्तों, ठीक है। भारत का खगोलीय मिशन है ये एस्ट्रोसेट, राइट। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है आपका कीबोर्ड, बी है माउस, सी है मॉनिटर, डी है टच स्क्रीन। तो इनपुट डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइस होता है जिसमें आप डाटा को फीड करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको पढ़ सके, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, ये तो हो गया। माउस से भी हम लोग क्लिक करते हैं तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर जो है, मॉनिटर अगर टच स्क्रीन का बात करते हैं, देखिए मॉनिटर जो है उसमें टच स्क्रीन की सुविधा हो तो वो इनपुट डिवाइस हो सकता है, लेकिन मॉनिटर केवल बात करते हैं तो केवल मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है ना, उसमें डिस्प्ले होता है, राइट। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में झारखंड को किस नाम से वर्णित किया है? जहांगीर का बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है कुकरा, बी है खोखरा, सी है कंकरा और डी है कुकुटलाड, सॉरी कुकुट ओनली। तो जहांगीर ये मुगल कालीन है, याद रखिएगा। तो उसमें कुकरा, कंकरा, खोखरा यही सब होता है और यहाँ पर वो ऑप्शन भी दे दिया है। तो बेसिकली जहांगीर का जो आत्मकथा था तुझू के जहांगीरी, उसमें झारखंड को जो है वो खोखरा के नाम से पुकारा था। अपना जहांगीरनामा में खोखरा के नाम से पुकारा था इस क्षेत्र को। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 62, जनजातियों में पुजार का अर्थ क्या होता है? पुजार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है धार्मिक प्रधान, बी है धार्मिक प्रधान का पुत्र, सी है धार्मिक प्रधान का सहायक और डी है धार्मिक प्रचारक। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो बेसिकली पुजार होता है दोस्तों, ये धार्मिक प्रधान जो होते हैं जनजाति में उसके सहायक हो सकते हैं, ठीक है। ये हर जगह नहीं होते हैं, मतलब सहायक जरूर होते हैं लेकिन अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन आंसर अगर आप कॉमनली देखेंगे तो ये सहायक होता है धार्मिक प्रधान का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड की जनजातियों में आबादी के अनुसार तीसरी बड़ी आबादी कौन सी है? ऑप्शन ए है उरांव, बी है मुंडा, सी है हो और डी है खरवार। तो झारखंड की जनजातियों की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति क्या होती है? यहाँ पर संथाल है, ठीक है, संथाल है, लिखा ही नहीं रहा, संथाल, ओके। कुछ हो गया है, स्क्रीन सही साथ नहीं दे रहा है, संथाल। तो ये संथाल हो गया। उसके बाद संथाल के बाद दूसरा में आता है उरांव और तीसरा में आता है आपका मुंडा और चौथा में आता है आपका खड़िया और पांचवा में जो आएगा दोस्तों, सॉरी क्या लिख दिया मैं, खड़िया नहीं, चौथा जो होगा, चौथा में हो जाएगा हो और पांचवा में हो जाएगा दोस्तों खड़िया, ओके। ये होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो तीसरा का बात कर रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है? मुंडा। आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा, मुंडा। नेक्स्ट चले बीमेल युग्म की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 64 में है, पहला ऑप्शन एक तरफ मंदिर दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया है। अंजन धाम मंदिर गुमला में है, टांगीनाथ मंदिर लातेहार में है, आम्रेश्वर धाम मंदिर खूंटी में है, झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में है। तो इसमें कौन सा बेमेल है, आप क्या बता पाएंगे आंसर? देखिए ये अंजन धाम मंदिर जो है बिल्कुल सही है, ये गुमला में है। अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, गुमला में है। टांगीनाथ धाम मंदिर जो है, टांगीनाथ लातेहार यहाँ लिखा हुआ है, लातेहार तो नहीं होना चाहिए, इसका आंसर गुमला होना चाहिए, ठीक है। टांगीनाथ मंदिर जो है गुमला में है, गुमला, ठीक है। ये टांगीनाथ जो है हमारे परशुराम से संबंधित हैं, ओके, वहाँ पर फरसा गड़ा हुआ है। अमरेश्वर धाम मंदिर बिल्कुल खूंटी में है, अमरेश्वर धाम। उसका झारखंड धाम जो है गिरिडीह में है, झारखंड धाम, ठीक है, बाद बाकी सही है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में किस वर्ष झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है? ऑप्शन ए 2005, 2010, 2014, 2019। तो विधानसभा चुनाव का बात कर रहे हैं तो 65 का देखिए 2010 में नहीं हुआ है, ठीक है। 2009 के बाद इधर जो है आपका 2009 में 19 जनवरी 2009 को हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। यह अधिवेशन दिसंबर 1940 में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी और अधिवेशन स्थल के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार था। तो असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर? तो 66 का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको फंसा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ये 1940 में तो बिल्कुल हुआ था, लेकिन यहाँ पर दिसंबर लिखा हुआ था, दिसंबर में नहीं, ये मार्च में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था दोस्तों? मार्च में हुआ था, राइट। और कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं है, बाकी सभी सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर 53वां अधिवेशन हुआ था और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में की गई थी और अधिवेशन स्थल जो है मुख्य द्वार को हमने बिरसा मुंडा द्वार नाम रखा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। झारखंड के पानी बाबा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भागीरथ मांझी, बी है दुकाहो, सी है सीमन उरांव और डी है राधा कृष्ण। तो झारखंड के पानी बाबा हम लोग सीमन उरांव को कहते हैं, सीमन उरांव को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा, इसको पद्मश्री भी मिल गया है। भारत के कुल लाह उत्पादन में झारखंड का हिस्सा कितना है? कुल लाह उत्पादन में, ठीक है। ऑप्शन ए है 57%, बी है 68%, 79% और डी है 74.5%। तो अगर इसका सही आंसर देखें तो झारखंड का जो आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 57%। 57% पूरा भारत का लाह का उत्पादन यहीं होता है और ये इसका मुख्य एरिया रांची, लोहरदगा ये सब एरिया है। ओके, और लाह का टोटल पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था उसमें 4 प्रकार के लाह जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैशाखी लाह का उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? सिंधु घाटी का ऑप्शन ए है गोंड है, बी है खोंड, सी है असुर और डी है बजहोर। तो 69 का जो आंसर होगा वो असुर जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिस्थापन माना जाता है। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम व आदिम जनजाति दोनों ही है और ये आप सभी को पता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है और तजना नदी के किनारे असुर जनजाति से संबंधित प्रागैतिहासिक काल का बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंडी रचना नागपुरी साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका तितकी, बी है लुआठी, सी है पुरुष फूल और डी है खुखड़ी रुगड़ा। तो नागपुरी साहित्य यहाँ पर कौन सी है? तो खुखड़ी रुगड़ा जो दोस्तों है ये आपका नागपुरी साहित्य है जिसके रचनाकार कौन थे? काली कुमार सुमन है, काली कुमार सुमन है। इसके रचनाकार कौन है? काली कुमार सुमन, काली कुमार सुमन। इसमें बाद बाकी जितना लिखा हुआ है लुआठी, तितकी, पुरुष फूल ये सभी खोटा से संबंधित है। किसे है? खोटा से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन कथन 1 है सभी मूल अधिकार एक मानवाधिकार भी है। कथन 2 है सभी मानवाधिकार मूल अधिकार नहीं है। उपरोक्त में से सही कथन का पहचान करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जितने मूल अधिकार है दोस्तों हमारे झारखंड हमारे संविधान में लिखित वो सभी जो है मानवाधिकार हैं, राइट। और सभी मानवाधिकार जितने हैं वो मूल अधिकार नहीं हो सकते हैं, राइट। ये हो गया आपका 1 और 2 दोनों ही सही है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। ऑप्शन ए है संथाली, बी है प्रथम 2 में है अंग्रेजी, 3 में राजस्थानी। तो उपरोक्त में से किन भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए यहाँ संथाली और अंग्रेजी दोनों के लिए किया जाता है। ओके, आपका राजस्थानी नहीं होना चाहिए। राजस्थानी भी है क्या? राजस्थानी ओके है। तो यहाँ देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका टोटल कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है। कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है, उसमें संथाली भी आता है। और अंग्रेजी व राजस्थानी दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राइट। 1, 2 और 3 यानी कि सभी भाषाओं में यहाँ पर हो जाएगा। टोटल पूछा जाए तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष यानी कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नैरोबी, बी है जिनेवा, सी है वियना, डी है मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए, नैरोबी केन्या में है। ठीक है, ये यूनेप का गठन जो है नैरोबी केन्या में किया गया है, मुख्यालय इसका यहाँ पर रखा गया है। और इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी। यूनेप की स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को निम्नलिखित महत्वाकांक्षी नगरीय विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए है स्मार्ट शहर, बी है अमृत कायाकल्प शहरी रूपांतरण मिशन, और सी 3 में दिया हुआ भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, और 2022 तक सभी के लिए आवास। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? अगर यहाँ पर कोड दिया है केवल 2, 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2025। ये क्वेश्चन इतना ये मत समझिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखिए ये जितने 1 to 4 जो है ये सभी इसी से संबंधित है। स्मार्ट शहर मिशन, अमृत और आपका 2022 तक सभी के लिए आवास, ये 2015 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओलंपिक एसोसिएशन के ध्यानचंद, नवल टाटा, नीता अंबानी, दोराबजी टाटा। प्रथम अध्यक्ष का बात कर रहे हैं हम लोग ओलंपिक का। तो 75 का यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारे जो दोराबजी टाटा थे ये पहले अध्यक्ष थे। दोराबजी टाटा को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 76 जो है खेलों से संबंधित है क्वेश्चन। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, एक पक्ष में खिलाड़ी पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 4, 5, 6 दिया है, 4, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 5, 4। तो सही तरीके से याद रखिएगा इसको। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 77 जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब और कहाँ की गई? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में, बी है 1 जुलाई 1995 को जिनेवा में, सी है 1 जनवरी 1995 वाशिंगटन DC में, डी है 1 जुलाई 1995 वाशिंगटन DC में। तो अगर हम इसका राइट आंसर बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को जेनेवा में WTO की स्थापना की गई थी। ठीक है, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 जेनेवा में की गई थी और इन्होंने किस चीज़ को रिप्लेस किया था? गाट को रिप्लेस किया था। ठीक है, गाट को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। वन्य जीव संरक्षण परियोजना के अंतर्गत बाघ परियोजना का शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन 1 है 1 अप्रैल 1972, बी है 1 अक्टूबर 1986, सी है 7 दिसंबर 1992 और डी है 7 जुलाई 1985। तो जिन भाइयों को ये याद है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से
क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो है 1 अप्रैल 1972 को लाया गया था, और टाइगर प्रोजेक्ट उसी में 1973 को लाया गया था और झारखंड में भी लागू हुआ था। क्वेश्चन में 79, राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1972, बी है 1982, सी है 1986 और डी है 1992। तो राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व, ठीक है, जैव मंडल रिजर्व का बात कर रहा है, तो 79 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1986 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सापेक्ष निर्भरता का मापन किया जाता है? सापेक्ष निर्भरता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है लॉरेंज कर्व, बी है फिलिप्स कर्व, सी है कथन 3 है गिनी गुणांक और 4 में है प्रति व्यक्ति आय। उसमें कूट दिया है कि केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 3 और 4 सही है, डी है उपरोक्त सभी। तो 80 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। ओके, केवल 1 और 3 आपका जो है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये सापेक्ष निर्भरता को मापने का यंत्र है। ठीक है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। ठीक है, बाद बाकी ये आपका जो फ्लिप वक्र है ना, फ्लिप चक्र, ये आपका फ्लिप चक्र मुद्रा स्फीति से संबंधित है, यानी कि इन्फ्लेशन से संबंधित है मुद्रा स्फीति, फ्लिप वक्र जो है। और प्रति व्यक्ति आय जो है ये हमारा भारत में हम लोग उसको करते नहीं हैं, है ना। तो ऐसे बोला जा सकता है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय से जीवन स्तर को हम लोग मापते हैं। आंसर हो गया, सभी यहाँ से पता चल गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है मैन बुकर पुरस्कार, बी है कलिंग पुरस्कार, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी है पुलित्जर पुरस्कार। तो 81 का अगर आप कोट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले कोट ए में दिया है केवल 1, बी में है 1 और 3, सी में है 1, 2, 3 और डी में है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो नहीं है, क्योंकि मैन बुकर पुरस्कार, यहाँ देखिए ये हो गया, बुकर मतलब बुक से ही रिलेट करता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दोनों ही आपका होगा, यानी केवल 1 और 3 आंसर हो जाएगा। और ज्ञानपीठ ये पुलित्जर पुरस्कार जो आप सभी को पता है, ये पत्रकारों के लिए दिया जाता है, पत्रकारों को दिया जाता है पुलित्जर, राइट। और आपका कलिंग पुरस्कार जो है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, राइट। गलत नहीं हो ना। यही होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, मई 2020 में दक्षिण भारतीय एक राज्य के संयंत्र में विषाक्त गैस का रिसाव हुआ था, इस संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, है ना। मई 2020 में, चलो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यह संयंत्र विशाखापत्तनम में स्थापित था। संयंत्र का नाम LG पॉलीमर उद्योग था। इसमें स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस रिसाव में 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना था। तो 82 का डी आंसर होगा। इस गैस में 200 लोगों की मृत्यु जो लिखता है वो वहाँ पर बहुत कम लोगों का बताया गया था, 13 लोगों का। तो ये देखिए, ये संयंत्र जो है आपका विशाखापत्तनम में है, और LG पॉलीमर इसका नाम था। इससे स्टायरिन गैस बाहर निकला था। ठीक है, ये आपदा से संबंधित क्वेश्चन में भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन अब जो मिलेगा दोस्तों वो आपको क्या कहते हैं उसको, करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं ये करंट अफेयर्स आप लोगों को नहीं कराता हूँ। आप लोग कहते हैं कि पुराना है, तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जितने क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर से होता है। तो अगर आप चाहेंगे मुझे कमेंट में बताइएगा कि करंट अफेयर्स आप लाइए नेशनल का, तो मैं आपको कुछ कुछ बताते चलूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हिंद। तो आप मेरा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।